जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैथ्स लिस्ट 1 to 2 करना है। सूची 1 में मूल्य विकास के चरणों का उल्लेख है, दूसरे में मूल्य निर्माण का दृष्टांतीकरण किया गया है। देखिए, पहला है स्टेजेज ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट, दूसरा है एग्जाम्प्लिफिकेशन ऑफ वैल्यू फॉर्मेशन। स्टेज फर्स्ट है वैल्यू कलेक्शन, एक चरण एक मूल्य संग्रहण, दूसरा स्टेज वैल्यू असेसमेंट, 2 मूल्य मूल्यांकन, तीसरा है इसमें चर या 3 मूल्य स्पष्टीकरण और चौथा है जो है वैल्यू कंसोलिडेशन और जो है चर मूल्य समीकरण। और इनको क्या करना है, हमें एक दूसरे से जो है सुमेलित करना है। तो क्रमशः यदि देखें तो चरण एक मूल्य संग्रहण, वयस्क विशेषकर माता पिता के व्यवहारों का प्रक्षेपण करना और उनका अनुकरण करना इसमें है। चरण 2 मूल्य मूल्यांकन, किसी व्यक्ति के मूल्य को चुनना और उन्हें आत्मसात करना। तीसरा है चरण 3 मूल्य स्पष्टीकरण, उन मूल्यों जिनका उपदेश दिया जा रहा हो या मूल्य जिन पर अमल किया जा रहा हो में अंतर जानना। चौथा चरण 4 मूल्य समीकरण, मानव व्यवहार के बारे में भावी कथनीयता को सुनिश्चित करना। हरित भारत मिशन के अधीन कितने हेक्टेयर निम्नलिखित वन भूमि को वन रोपण के तहत लाया गया है? तो ये है हरित भारत मिशन के तहत जो है कितने हेक्टेयर निम्नलिखित वनी भूमि को वन रोपण, यानी जहाँ पे वन जो है एक तरीके से उसको क्षय कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, वहाँ पे वन भूमि का वन रोपण के तहत लाया गया। तो ये 6 मिलियन हेक्टेयर। हरित भारत मिशन जलवायु परिवर्तन पर आधारित राष्ट्रीय कार्य योजना की 8 योजनाओं में से एक है। हरित भारत मिशन योजना के अनुसार जलवायु परिवर्तन से देश के प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, प्रकार और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचेगा तथा संबंधित लोगों की जीविकाओं पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। GIM वानिकी क्षेत्र द्वारा किए गए पर्यावरणीय सुधार को मान्यता देता है, तथापि जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और वनों पर निर्भर लोगों की जीविकाओं की सुरक्षा संबंधी कार्यों को मान्यता देता है। इस मिशन का उद्देश्य वन गैर वन वाली भूमि पर 6 मिलियन हेक्टेयर है 60 लाख हेक्टेयर के वनों पेड़ों को बढ़ाना तथा अन्य 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्रों की गुणवत्ता को सुधारना है। जैव विविधता, हाइड्रोलॉजिकल सेवाएं तथा कार्बन में कमी समेत पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को सुधारना, वनों पर निर्भर रहने वाले 30 लाख परिवारों की कमाई को बढ़ाना और 2020 तक 50 से 60 लाख टन तक कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती करना इसमें आता है। एक पर्यावरण अनुकूल भवन ग्रीन बिल्डिंग न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करता है, अपशिष्ट सृजित करता है, बहुत अधिक जल की खपत करता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, स्वस्थ जीवन के लिए स्थान मुहैया कराता है। तो एक जो पर्यावरण अनुकूल भवन ग्रीन बिल्डिंग होता है वो इसमें से किस कार्य के लिए होता है? तो यहाँ पे देखिए, बढ़ते हुए प्रदूषण के बुरे असर को कम करने के लिए हरित भवन अवधारणा ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पर जोर दिया जा रहा है। इससे प्रदूषण के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। वहीं इससे बिजली पानी का कम से कम उपयोग तथा प्रदूषण कम होने से भी इसका चलन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें कचरा निस्तारण और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के भी कारगर उपाय हैं। ऐसे मकानों में अपेक्षाकृत करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को कम किया जा सकता है। ग्रीन बिल्डिंग के निम्नलिखित फायदे हैं जो पर्यावरण के लिए जरूरी हैं। ये न्यूनतम ऊर्जा उपयोग के सिद्धांत पर आधारित है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देता है, स्वस्थ जीवन के लिए स्थान मुहैया कराता है, तापमान पर नियंत्रण के लिए आसपास बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगे होते हैं, यहाँ रहने वाले लोगों को उजाले और स्वच्छ हवा के लिए बिजली और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ता है। मेथेमोग्लोबिनिमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता है। दूसरा, नाइट्रेट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग करने से मेथेमोग्लोबिनिमिया ये रोग होता है। तो एक तो बताया कि रोग से जो है, अगर ये रोग हो जाता है तो शरीर के विभिन्न भाग तक जो सप्लाई होनी चाहिए ऑक्सीजन की वो आपूर्ति नहीं हो पाती। दूसरा कह रहा है कि ये क्यों होता है, अगर नाइट्रेट का हाई कंसंट्रेशन आप पीने वाले जल में यूज करते हैं तो दिए गए कथन में देखें तो मेथेमोग्लोबिनिया एक ऐसी स्थिति को जन्म देता है जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता। ये रोग अधिकतर मामले में 1 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले बच्चों में होता है जो नाइट्रेट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग कर लेते हैं। इसे समानता ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। जल में विद्यमान नाइट्रेट की अधिक मात्रा शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में उपलब्ध लौह के फेरस को फेरिक में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन मेथेमोग्लोबिन में परिवहन की क्षमता खो जाती है। इस प्रकार अभिकथन ए तथा तर्कार दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। किसी नदी के इर्द गिर्द के पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ
बांध बनने से क्षतिग्रस्त होता है। किसी नदी के इर्द गिर्द के पारिस्थितिकी तंत्र जहां बांध बनने से क्षतिग्रस्त होता है, विशाल जलराशि में वह क्षेत्र डूब जाता है। सही कूट इसमें से चुनना है, कौन सा सही है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि किसी नदी के इर्द गिर्द की पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ बांध बनने से क्षतिग्रस्त होता है, अभिकथन ये पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि हम नदी के मूल बहाव से छेड़छाड़ करते हैं और बांध बनाकर उस क्षेत्र को भूकंप के प्रति संवेदी बना देते हैं। विशाल जलराशि में वह क्षेत्र डूब जाता है, ये भी सही है और दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता क्या होती है? पोषकों का उच्च स्तर, पोषकों का अभाव, पोषकों का निम्न स्तर, जैविक पदार्थ का उच्च स्तर। तो ये पोषकों का अभाव। दुनिया की झीलों के आकार, साइज और गुणों में भरपूर विविधता पाई जाती है, फिर भी पोषक स्थिति और प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर उन्हें 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। एक है अल्प पोषित ओलिगोट्रॉपिक कम पोषक झील, दूसरा है यूटोट्रॉपिक भरपूर पोषक झीलें, तीसरा है मध्य पोषित मेजोट्रॉपिक बीच की पोषक झीलें। अल्प पोषित या ओलिगोट्रॉपिक, जो अल्प पोषित है या ओलिगोट्रॉपिक झीलें गहरी होती हैं। पोषण स्तर इसमें निम्नतम होता है, उनका पृष्ठ से आयतन अनुपात कम होता है तथा इन झीलों में पोषक विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। इन झीलों की प्राथमिक उत्पादकता कम होती है, यहाँ पाए जाने वाले जलीय जीवों की संख्या कम, हालांकि उनकी जाति विविधता ज़्यादा है। तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश इसमें कौन सा है? तो घटता है। तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में, तापमान जैसे जैसे बढ़ता है तो तापमान बढ़ने के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन की मात्रा या अंश घटता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान बढ़ने से जल के ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता में कमी हो जाती है। तापमान में वृद्धि होने के कारण जल में बीओडी की मांग भी बढ़ती जाती है। बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो जल में ऑक्सीजन मांग की मात्रा को प्रदर्शित करता है। सतही ओजोन की निर्मित में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए सतही ओजोन की निर्मित में निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, कार्बन मोनोऑक्साइड। सतही ओजोन एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो ओजोन के उत्पादन की दर भी बढ़ जाती है। वर्षा प्रचुर वन के व्यापक क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई किए जाने की दीर्घकालीन प्रभाव क्या है? उन क्षेत्रों में भूचरण की वृद्धि। वर्षा प्रचुर वन के व्यापक क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई किए जाने का दीर्घ प्रभाव ये होता है कि उन क्षेत्रों में भूचरण की दर में व्यापक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वृक्ष की जड़ें मिट्टी को जकड़ रहती है और वनों में वर्षा का पानी सीधे मिट्टी पर नहीं पड़ता, जिससे मृदा का चरण न्यूनतम होता है। लेकिन वृक्षों की कटाई से वर्षा का जल सीधे मिट्टी के संपर्क में आता है और धीरे धीरे यह भूचरण का कारण बन जाता है। ताजमहल पर मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल पर मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण ताजमहल के संगमरमर का रंग पीला पड़ रहा है। प्रमुख रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों, जलीय जीवों और आम जनजीवन पर भी बुरा प्रभाव छोड़ रही है। पर्यावरणविदों के अनुसार ताजमहल के पास से गुजरने वाले प्रदूषित यमुना नदी में पनप रहे कीड़े इस स्मारक में बड़े पैमाने पर घूम रहे हैं, वहीं इसके सफ़ेद दीवारों पर हरे काले रंग के अवशेष छोड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा। दूसरा, मौसम की चरम स्थिति की आवृत्ति और तीव्रता का खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मौसम की जो चरम स्थिति की आवृत्ति तथा तीव्रता का परिणाम सूखा, बाढ़, अनावृष्टि, अतिवृष्टि या इन स्थितियों के कारण खाद्य सुरक्षा पर गंभीर एवं व्यापक प्रभाव पड़ता है। खाद्य सुरक्षा संकटग्रस्त होने से समाज में तनाव बढ़ता है, जिससे मानव की मूलभूत आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए उपयुक्त पौधा कौन से इसमें है? तो श्वेत, देवदार, काई और सहवाग। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए सबसे उपयुक्त पादप श्वेत, देवदार, काई तथा शैवाल है। इसके अलावा कुछ अन्य पादप भी इस प्रदूषण को कम करने में सक्षम है, जैसे अल्फाल्फा, शीशम, कपास, सीरा, सोयाबीन और मिर्च। ओलावृष्टि से लगी हुई फसल नष्ट होती है। भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़े के मौसम में होता है। तो यहाँ पे देखें, प्रश्नगत अभिकथन ओलावृष्टि से लगी हुई फसल नष्ट होती है सही है, क्योंकि कृषि फसलों को सबसे ज़्यादा हानि ओलावृष्टि से ही होती है। एक ऐसा प्रकोप है जो फसलों की किसी भी अवस्था में रहने पर उसे सर्वाधिक प्रभावित करता है। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में 3 डिग्री से 7 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ओलावृष्टि के क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में मार्च से मई तक के गर्म महीनों में
महीनों में ओलावृष्टि होती है। इस प्रकार प्रश्नगत तर्क, भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़े के मौसम में होती है। क्रोमियम की कौन प्रजाति पानी में विषैली हो जाती है? तो ये होगा Cr+6। प्रकृति में क्रोमियम के दो रूप जल में पाए जाते हैं, क्रोमियम 3 जिसे ट्राई वैलेंट क्रोमियम भी कहा जाता है, और ये जो है क्रोमियम+6 जिसे हैसा बैलेट क्रोमियम कहा जाता है। क्रोमियम+3 एक आवश्यक मानवीय आहार है या कई प्रकार की सब्जियों, फलों, मांस, अनाज और यीस्ट में पाया जाता है। पर्यावरण में क्रोमियम+6 क्रोमियम डिपोजिट से प्राप्त होता है या औद्योगिक क्रियाओं से भी पाया जाता है, जो पानी में मिलकर उसे विषैला बना देता है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी के कारण निम्नलिखित है। तो ये है समुद्री तट पर खारे पानी का रिसना। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी का कारण समुद्री तट में खारे पानी का रिसना है और राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ कम वर्षा होना है। इस राज्य की जलवायु मानसून पर निर्भर है और बहुत से क्षेत्र सूखा संभावित हैं। राज्य में औसत वार्षिक अवक्षेपण 945 मिलीमीटर है। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में धुएं का उठना किस पे निर्भर करता है? तो ये करता है 2N3 यानी वातावरणीय स्थायित्व और एग्जॉस्टेड गैसों का वेग से। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन होता है। संपूर्ण वर्ष में पर्यावरण प्रभाव आकलन मूल्यांकन का लक्ष्य CIOP में प्रस्तावित FGM स्थल के चारों ओर तथा इसके आसपास पर्यावरणीय मापदंडों के अंतर घटक कालिक के साथ साथ अंतर्वार्षिक परिवर्तनीयता का मूल्यांकन करना है। तलछट भूतकनीकी, भू रासायनिक, माइक्रोबियम और जैव रासायनिक मापदंडों के अध्ययन से पता चला कि पर्यावरणीय स्थितियां एक विस्तृत श्रृंखला पर अलग अलग समय पैमाने पर भिन्न भिन्न और संभवतः या परिवर्तन अन्य गतिविधियों जैसे कि गहरा समुद्र संस्तर खनन तथा बनाई परिस्थितियों से आए परिवर्तनों की अच्छी तरह से सम्मिलित कर सकता है। दलदल एक नम प्रदेश जो पानी प्राप्त करता है निम्न से, तो किससे करता है? समीपस्थ जल निकाय से। तो दलदल भूभाग का वह इलाका है जो या तो मौसमी पानी के कारण या अस्थायी तौर पे पानी में डूबा होता है। भारत में अस्थायी दलदल के प्रमुख एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के तराई के दलदल तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मौसमी दलदल बन जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ जाता है तो दलदल का पानी स्वच्छ या मीठा हो सकता है, जैसे तराई का, या वहाँ का पानी खारा हो सकता है जैसे सुंदरवन का, क्योंकि सुंदरवन समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण वहाँ समुद्र का पानी होना स्वाभाविक है। दलदल में पानी की बहुतायत की वजह से कुछ विशेष प्रकार की वनस्पति उठ सकती हैं जिसने अपने आप को उस मौसम में ढाल लिया हो। वहाँ मीठे पानी वाले दलदल में सरकंडा नामक घास प्रचुर मात्रा में होता है। ये घास बहुत ऊंची होती है और मृग की प्रजाति को परभक्षियों से छिपने में मदद करती है। वहीं दूसरी ओर खारे पानी के दलदल में ज़्यादातर मैंग्रोव वन ही देखने को मिलते हैं। सतही ओजोन किससे उत्पन्न होता है? तो ये है परिवहन क्षेत्र से। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। इसे O3 के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। यह परत सूर्य की उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। ये मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि बदलती रहती है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने की थी। इसके गुणों का विस्तार से अध्ययन ब्रिटेन के मौसम विज्ञानी GMB डोफ्सन ने किया। डायोक्सिन किससे उत्सर्जित होता है? तो ये प्लास्टिक दहन से। प्लास्टिक दहन से डायोक्सिन उत्पन्न होता है, उत्सर्जित होता है। इसके अलावा प्लास्टिक जलाने से आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उदाहरण स्वरूप पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक को जलाने पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, जो वायुमंडल की ओजोन परत के लिए नुकसानदायक है। इसी प्रकार पॉलीविनाइल क्लोराइड को जलाने पर क्लोरीन, नायलॉन और पॉलीयूरेथेन को जलाने पर नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे विषाक्त गैस निकलती हैं। तो आज के लिए इसे यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।